नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उस टॉपिक पर है जिसमें कि हम एक पिता जो है अपने बच्चे की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट में केस फाइल करता है। आम एक आम धारणा ये है कि जो बच्चे की कस्टडी होती है वो माँ को ही मिलती है। ऐसा हम लोग अक्सर सोचते हैं। हालांकि ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंजेस जो है नियमों में आए हैं। काफ़ी चेंजेस जो हैं वो जुडिशरी के जजमेंट्स में आए हैं, जहाँ पर कि न्यायपालिका ने बच्चे की कस्टडी जो है उसके पिता को भी दी है। यहाँ तक कि बेटी की कस्टडी भी न्यायपालिका द्वारा पिता को दी गई है। दोस्तों, जब कभी भी आप बच्चे की कस्टडी का केस लगाते हैं, मैंने हालांकि इस पे एक वीडियो पहले बनाया था, तो मैंने एक साधारण सी एक बात कही थी कि बच्चे की कस्टडी के केस में आपको सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करना है कि आप जो हैं बच्चे की कस्टडी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और आपको बच्चा जो है उसकी लाइफ की ज़्यादा फिक्र है, उसके जो उसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग है, उसकी ज़्यादा टेंशन आपको है। आपको इसी बात को साबित करना है। दूसरी बात ये कि जब कभी भी आपकी पत्नी आप पर केस लगाती है, पति पत्नी में अलगाव होता है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो आप जैसे ही आपको पत्नी का नोटिस मिलता है या कोर्ट से कोई समन वगैरह आता है, इमीडिएटली आप कोर्ट में अपीयर तो होते ही हैं, साथ में आप बच्चे की कस्टडी का या विजिटिंग राइट का केस हाथों हाथ लगा दें। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पहले पत्नी केस लगाती है, फिर आप उस केस में अपीयर होते हैं। फॉर एग्जांपल 125 का केस लगा दिया, या घरेलू हिंसा का लगा दिया, या 490 कुछ भी लगा दिया, आप अपीयर हो जाते हैं, आप उस केस को लड़ना शुरू कर देते हैं, मगर आप काउंटर कुछ नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती रहती है। स्टार्टिंग में ही आप जो है बच्चे की कस्टडी का केस या विजिटिंग राइट का केस लगाते। ठीक है। दूसरी बात, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस पेरेंट्स के पास बच्चे की कस्टडी नहीं रहती है, उसे बच्चे से रोज बात करने का अधिकार है। ठीक है, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि एक पिता को उसकी औलाद से दूर किया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मनमुटाव है, डाइवोर्स की परिस्थितियां बन रही हैं, तो वो पति पत्नी में बनती हैं, बच्चे में और पिता में नहीं बनती। तलाक जो होता है वो माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, लेकिन औलाद का अपने पिता से तलाक नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे कि आपके ऊपर 125 का केस लगा है भरण पोषण का, डोमेस्टिक वायलेंस में भी आप पर भरण पोषण ऑर्डर हो चुका है। अब आप भरण पोषण नहीं देते हैं, तो सीधी सी बात है, कोर्ट जो है आपको जेल भेजने की बात करती है, धमकी देती है कोर्ट कि हम तुमको जेल भेज देंगे। आप भी डरते हो कई बार। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही बच्चे की कस्टडी पर भी लागू होता है। बच्चे की कस्टडी आपको मिली हुई है और आपकी वाइफ चालबाजियां कर रही हैं, वो बच्चे से आपको मिलने नहीं देती, कुछ ना कुछ वो बहाने बना देती है। तो एक सीधी सी बात यह है कि अगर आप बच्चे से नहीं मिल पाते हैं, या अगर कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि इस तारीख को आप बच्चे को कोर्ट में लेकर आएंगे, आपकी वाइफ बच्चे को कोर्ट में लेकर नहीं आती है और ऐसा बार बार हो रहा है, तो दोस्तों इस पर पत्नी के ऊपर जुर्माना लगता है। अलग अलग अदालतों ने इस पर भी जजमेंट्स दिए हैं, इस पर भी कुछ रूलिंग्स हैं, जहां पर कि पत्नी जानबूझकर बच्चे को पति से मिलवाने नहीं लाती है और कुछ न कुछ बहाना बना देती है, वहां पर अदालतों ने पत्नी पर जुर्माना लगाया है 5,000 10,000। तो आप भी इस तरह की कार्रवाई कीजिए। अगर पत्नी ऐसा कर रही है तो सीधी सी बात है, आप एप्लीकेशन दें जज साहब को कि सर इस पे फाइन लगाया जाए। मैं जब बच्चे को भरण पोषण दे रहा हूँ तो ये किस राइट से मुझे बच्चे से मिलने नहीं दे रही है। एक महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे कि कुछ हमारे जो कुछ क्लाइंट्स वगैरह हैं जो बाहर से फ़ोन लगाते हैं,
कुछ किसी तरह की एडवाइस लेने के लिए, तो उनका कहना यह है कि सर जैसे कि हम पे भरण पोषण का आदेश हुआ है और हमने विजिटिंग राइट का भी केस लगा के रखा हुआ है, तो हमारा जज कहता है कि पहले आप बच्चे को भरण पोषण दें, इतना आपका इतना लाख अभी तक हो चुका है एरियर, तो 2 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, पहले आप वो जमा कराएं, उसके बाद ही हम बच्चे से मिलने का आदेश देंगे। तो मित्रों ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये जज साहब की दादागिरी है, क्योंकि बच्चे की कस्टडी विजिटिंग राइट का जो केस है उसका भरण पोषण से कोई कनेक्शन नहीं, दोनों अलग अलग केस हैं। आप मुझे बच्चे से मिलने थोड़ी रोक सकते हैं, मैं तो बच्चे से मिलने जा ही सकता हूँ, बच्चा मेरा है, मैं उसका पिता हूँ। इसका भरण पोषण वाले मामले से क्या संबंध है? मेरा बच्चा भूखा तो नहीं मर रहा है, ठीक है? तो भरण पोषण वाले केस को इसमें मर्ज नहीं कर सकती कोर्ट कि तुम्हारा इतना एरिया बाकी है तो तुमको बच्चे से नहीं मिलने देंगे, ऐसी कंडीशन कोर्ट नहीं रख सकती। अगर ऐसी कोई कंडीशन कोर्ट रख रही है तो खैर अधिकतर तो आपका वकील ही केस लड़ता है, तो अपने वकील से बोलिए कि वो जज को बोल दे कि ठीक है सर, आप ये ऑर्डर शीट में लिख दीजिए कि इन्होंने इनका इतने एरियर बाकी है, इसलिए इनको बच्चे से मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा आप जो है ऑर्डर शीट में लिख दीजिए श्रीमान, और साथ में इसमें प्रोविजन भी लिखिए आप। मतलब आपका वकील जज को ये बात बोले कि सर आप जो बोल रहे हैं ना, हम आपका सम्मान करते हैं, आप उसको ऑर्डर शीट में लिख दीजिए और ऐसा प्रोविजन भी लिख दीजिए उसमें कि ऐसा प्रोविजन कहाँ पर है, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और ऐसा प्रोविजन बनाया भी नहीं जा सकता कि उसने जो है क्या कहते हैं भरण पोषण नहीं दिया या कम दिया या उसका एरियर बाकी है लंबे समय से तो उसको उसके बच्चे से नहीं मिल रही। ये तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना, ये तो क्या कहते हैं शर्त वाली बात हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट वाली, समझौते वाली बात है, तुम ये करो तब तुमको ये करना है। कानून में इन चीज़ों को लेकर कोई प्रावधान नहीं है और ना ही ऐसे प्रावधान बनाए जा सकते हैं। तो अगर जज साहब ऐसा कुछ भी डायलॉग मारते हैं तो या तो आप बोल दीजिए या आपका वकील बोल दे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। एक सभ्यतापूर्ण लहजे में बोल दीजिए कि श्रीमान एक काम कीजिए, आप जो बोल रहे हैं वो ऑर्डर शीट में लिख दीजिए सर, और उसके साथ प्रोविजन भी लिख दीजिए कि कौन सी धारा में कहाँ पर ये बात कही गई है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में कही गई है, फैमिली कोर्ट एक्ट में कही गई है या हिंदू मैरिज एक्ट में कही गई है या सीआरपीसी में कही गई है, कहाँ कही गई है। ऐसा कुछ कहा गया है तो सर आप विथ प्रोविजन इस ऑर्डर शीट में लिख दीजिए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। अगर तो सीधी सी बात है जज साहब का भी फिर दिमाग घूमेगा कि इनको नॉलेज है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन शर्त नहीं रखी जा सकती कि तुम बच्चे को इतना दो तब तुमको मिलने की परमिशन देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बच्चा जो है वो अदालत से पूछ के पैदा नहीं किया है, ठीक है? और बच्चे से मिलने या ना मिलने की परिस्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि हमारी पत्नी से विवाद चल रहा है, इसलिए ये कंडीशन पैदा हो रही है, वरना ऐसी कंडीशन पैदा ही ना होती। मेरे बच्चे से विवाद नहीं है, मेरा विवाद है मेरी पत्नी से, और जब पति पत्नी विवाद होता है तो साधारण तौर पर पत्नियां जो हैं वो बच्चों को हथियार बनाती हैं और एनी हाउ वो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग का खेल खेलती हैं। तो ये तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट इन चीज़ों को की मॉनिटरिंग करे और पत्नी अगर ऐसा कुछ कर रही है तो पत्नी को दंडित करे। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि मैं इतना पैसा दूं उसके बाद मुझे बच्चे से मिलवाया जाएगा। और अगर जज साहब ऐसा कोई लिख के देते हैं, और हालांकि लिख के देंगे नहीं, वो सिर्फ मुंह से ही बोलेंगे, बट अगर ऐसा कुछ लिख के देते हैं तो इसको सीधे चैलेंज कर दीजिए हाई कोर्ट में, फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखें। और जो जो मैंने बताया तो ये बात या तो आप खुद बोले या आपका वकील बोले, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा जज के सामने। अब कई बार क्लाइंट का ये कहना रहता है कि सर हम नहीं बोल पाते, हमको डर लगता है कि कहीं जज भड़क ना जाए। तो आप अगर नहीं बोल पाते हैं तो फिर अपने वकील को कहिए कि वो बोले, और वो नहीं बोल पाता है तो आप एकदम बिल्कुल जो आदर सहित रेस्पेक्टफुल मैनर्स में आप जज से बोल दें कि सर ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि आपको ये बात कहनी तो पड़ेगी दोस्तों, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं है। क्योंकि क्लाइंट की अक्सर शिकायत रहती है कि हमारा वकील ही नहीं बोलता, हमारा वकील ही चाहता है कि हमारे केस में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए,
तो ये बात भी आपकी सही है कि जो एडवोकेट्स होते हैं फैमिली कोर्ट मैटर्स में ये कंप्रोमाइज़ ही चाहते हैं, और अगर फ्री में कंप्रोमाइज़ हो रहा हो तो नहीं चाहेंगे क्योंकि इनको पैसा कमाना है। ये बिल्कुल ठोक बजा के बिल्कुल सच्चाई है कि जितने फैमिली मैटर्स इंडिया में चल रहे हैं हर एडवोकेट चाहता है कि इनमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और पति जो है वो मोटी रकम दे ताकि उसमें से मेरा 10% 20% निकल जाए। तो हालांकि सही प्रैक्टिस नहीं है ये, मगर ये बहुत बड़ा ट्रेंड है इंडिया में जो चल रहा है। और आज की तारीख में फैमिली कोर्ट की या फैमिली मैटर्स की जो वकालत है ये टॉप पर है, नंबर 1 पर है। नंबर 1 मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आज इसी में है, खतरनाक पैसा है इसमें। इससे अच्छी वकालत कोई सी नहीं बची है। दूसरों के घर टूट रहे हैं और वकीलों के बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं। आजकल फैमिली कोर्ट मैटर्स की यही कहानी है। कहीं घर बस भी रहा होगा तो वकील साहब नहीं चाहेंगे कि घर बस जाए, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इनमें झगड़ा हो, कुछ ना कुछ हो, कॉम्प्रोमाइज़ ही हो इनमें। और पति जो भी रकम दे, अगर पति 10-15 लाख भी दे रहा है वो वकील साहब ने उसमें 15-20% का कमीशन बोल दिया, उनका अच्छा खासा काम हो गया। और साल में ऐसे 3-4 मामले भी आ गए तो वकील साहब का साल का कोटा पूरा हो गया। और फिर कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें 50 लाख का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, 1 करोड़ का हो रहा है, तो फिर भाई उसका 10% 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा खासा अमाउंट वकील साहब को एक ही दिन में मिल जाता है। तो जो शिकायतें आप लोगों की रहती हैं वो शिकायतें सही हैं, मगर उसका इलाज यही है कि या तो फिर आप वकील बहुत ढंग से करें, ठोक बजा के करें। जब भी आप वकील करें उसको स्टार्टिंग में ही बोल दे कि देख भाई मेरी ये शर्तें हैं, इस तरीके से वो केस लड़ना है, ठीक है, पैसा तुझे मैं दे रहा हूँ तो तुझे केस मेरे हिसाब से लड़ना पड़ेगा। क्या है कि आपको केस अगर जीतना है फैमिली मैटर्स में तो एक चीज़ ध्यान रखें कि वकील को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हालांकि ये बात भी है कि भाई किसी का पहली बार ही फैमिली कोर्ट में पाला पड़ता है। हर इंसान की कहानी यही है कि कोई किसी का जन्म कोर्ट में तो होता नहीं है। व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्वक घट जाती है तो फिर उसे कोर्ट जाना पड़ता है, और पहली बार ही उसका सामना वकीलों से होता है, उसे अनुभव रहता नहीं है। तो यही कारण है कि वकील लोग उसको बेवकूफ़ बना देते हैं। मगर खैर जो भी है, हम कोई सा भी काम करते हैं जहां हम खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर हम हमेशा कहीं ना कहीं डोमिनेशन खुद का रखते हैं। हम घर बना रहे हैं, हम कार खरीदने जा रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, कुछ भी है, क्योंकि खर्चा हमारा हो रहा है। तो उसी तरीके से अगर आपने वकील किया हुआ है तो उसको कभी अपने पे हावी ना होने दें। उसको क्लियरली थोड़ा इस बात का एहसास दिला दें कि क्लाइंट बहुत तेज है, क्योंकि अगर वकील आप पे हावी होगा तो फिर वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। क्योंकि अधिकतर फैमिली मैटर्स में जो आप चाहते हैं वकील वो काम नहीं करता है। हालांकि फैमिली कोर्ट जो रूल है उसमें लिखा हुआ है कि वकील इसमें अलाउ नहीं होगा, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहां पर कि एडवोकेट अलाउ नहीं होता है, बट उसमें एक प्रोविज़न न्याय मित्र का दे के रखा है, तो वो न्याय मित्र के नाम पर ही वकील अलाउ किए जाते हैं। तो वो जो रूल था वो तो गया तेल लेने, एक सीधा नियम जो न्याय मित्र का वही लागू हो रहा है, और उसी के तहत वकील जो हैं फैमिली मैटर्स में फाइट कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो जो ये वकील की समस्या है दोस्तों, इससे तो आपको ही निपटना पड़ेगा। इसमें मैं सिर्फ राय ही दे सकता हूँ अपनी तरफ से। तो मेरी जो एडवाइस मैंने फैमिली को जो ये विजिटिंग राइट को लेकर दी है, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि जज कहे कि तुम इतना पैसा जमा करवाओ, इतना एरियर जमा करवाओ, उसके बाद ही तुम्हें बच्चे से मिलने की परमिशन दी जाएगी। ऐसा कोई रूल लागू दोस्तों नहीं है, और ना ही ऐसा रूल बनाया जा सकता है। अगर जज ऐसी बात कहता है उसको कहें कि श्रीमान आप ये ऑर्डर शीट लिख दीजिए, हम इस पर फिर अमल कर लेंगे जैसा भी हमें ठीक लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये हमारी साधारण सी जानकारी आपको समझ में आई होगी।